हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अब बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे और लगे रहिए क्योंकि देखिए यही 10 दिन, अभी जो 10 से 12 दिन है यही आप लोगों के लिए हैं। इसके बाद आप लोग फिर जो है एग्ज़ाम हो गए तो फिर आपका हो जाएगा कि सब कुछ हो जाएगा। अब ये समझ के चलिए कि आज 20 तारीख हो गई, कल से लेके परसों तक आपके स्टेटस आ जाएगा कि किसका एग्ज़ाम कहाँ पे लगा हुआ है, क्या है। और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहिए। आपको हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देंगे वो देखिए इसी मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं जैसा कि आपको पेपर मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा इंग्लिश का। किसका है? पहला पार्ट है इंग्लिश का। और सेकंड पार्ट किसका होता है? वो होता है जीएस का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा भाई, चलिए एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये स्टैंड सही कर दें। हाँ ठीक। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है? रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडे लास्ट दिसंबर। अच्छा दोस्तों, जब यहाँ पे लास्ट दिसंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे गोज कैसे हो सकता है? गोज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में पहुँच जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा और पास्ट में ले जाने के लिए गोज का क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो रितु वेंट टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। तो यहाँ पे वेंट टू सिंगापुर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर सेकंड नंबर देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर ट्राइड टू द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर अ टॉय। अच्छा, मदर ट्राइड टू क्या? डिस्टर्ब, एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट। तो बच्चा जब रो रहा था तो उसको मतलब मदर क्या करेंगी? मदर उसको भटकाना चाहती है, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि बच्चे को भटका लो, ये देखो। तो इस तरीके से क्या होता है? उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगी। मदर ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर टॉय। कि जब बच्चा टॉय के लिए रो रहा था, मदर उसको जो है डिस्ट्रैक्ट कर देगी तो उसका ध्यान टॉय की तरफ से हट जाएगा और वो जो है रोना बंद कर देगा। अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग अट्रैक्ट की तरफ जाएंगे दोस्तों, अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि बच्चा पहले से अट्रैक्ट हो भी रखा है टॉय की तरफ, तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसका एक सेंस ये भी ले सकते हैं कि बच्चा टॉय की तरफ अट्रैक्ट है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। पेट्स आर गुड फॉर लोनली पीपल। अच्छा अच्छा, जो पेट्स हैं वो मतलब अकेले लोग जो हैं उनके लिए पेट्स, यानी कि पालतू जानवर जो होते हैं उनको पेट्स कहा जाता है। तो वो उनके लिए अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? गाइड्स के लिए, नर्स के लिए या सब्स्टिट्यूट के लिए, कंपेनियन के लिए। कंपेनियंस, तो देखो कंपेनियंस हो जाएगा कि उनके यात्री या कह सकते हैं सहभागी, सहयात्री, साथी, सहभागी। उनके सहभागी बनने के लिए जो अकेले होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। लूजन द पर्स थिंग्स, नहीं, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स होता है। अच्छा, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब होता है खर्च होने वाले धन में बढ़ोतरी। ठीक है, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स यानी कि खर्च होने वाले धन में बढ़ोतरी। तो टू रिड्यूस, रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि जब खर्च में बढ़ोतरी हो रही तो रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, टू इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे लूज है, इसको भी काटिए। टू भी माइजरली, कंजूस से कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। चलिए फिर देखिए 5 नंबर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए यहाँ पे जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बताना है। आई नो सी इज़ मच सुपीरियर। क्या हो जाएगा? आई नो सी इज़ मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। अच्छा, आई नो सी इज़ मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। अच्छा, वो मुझसे जो है ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि सुपीरियर है इंटेलिजेंस में। तो देखो दोस्तों, जो देखो जब भी कभी जैसे सुपीरियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जब भी कभी इस तरीके के जो हैं ये आते हैं शब्द या वर्ड आते हैं तो इनके पश्चात हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है तो वो दोस्तों टू यूज की जाती है। क्या प्रीपोजिशन यूज होती है? तो वो टू यूज होती है। और जब टू प्रीपोजिशन यूज होगी तो गलती कहाँ पर हो जाएगी? ये फ्रॉम में। तो आई नो सी इज़ मच सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इन इंटेलिजेंस है नहीं, सी इज़ मच भी नहीं है, आई नो भी नहीं, तो आगे जाना पड़ेगा। और आगे सुपीरियर फ्रॉम मी नहीं, क्या हो जाएगा? सुपीरियर टू मी। क्या हो जाएगा? सुपीरियर टू मी।
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जो है इसमें हमको इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा हो देखो पेशेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऑलरेडी ऑलरेडी, अच्छा इंटेंड भी सही है, डिसरप्ट भी सही है। ये ऑलरेडी में डबल एल का कर रहा है, ALREADY, ऑलरेडी मतलब ये यहाँ पे ऑलरेडी में डबल एल नहीं बनता, ऑलरेडी में ALL नहीं, ALREADY ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर वॉज वेरी, क्या हैप्पी, जोवियल या लेनियंट, स्ट्रिक्ट। तो द टीचर वॉज वेरी क्या थे, टीचर वॉज वेरी। तो सी नेवर लेट एनीवन प्ले पार्क इन द क्लास। अच्छा तो जब वो किसी को पार्क में नहीं खेलने देते थे, प्रैंक्स, अच्छा इन वो किसी को भी प्रैंक नहीं करने देते क्लास में, तो क्या वो हैप्पी हो नहीं सकते, जोवियल, लेनियंट ये हो नहीं सकते, तो स्ट्रिक्ट ही होंगे, क्योंकि वो बहुत सख्त होंगे, कठोर होंगे अपनी सजाओं को लेके, तो इसलिए जो है वो कुछ ऐसा करने नहीं देते होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन ईडियम। हाउ टाइम फ्लाइज, क्या, हाउ टाइम फ्लाइज, इसका मतलब अर्थ होता है कि समय जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है, या कह सकते हैं समय शीघ्रता बीतता जा रहा है या प्रतीत होता है। ठीक है, तो हाउ टाइम फ्लाइज यानी कि समय कैसे बीतता जा रहा है, ठीक है, कि जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। चलिए तो टाइम सीम्स टू स्टे, स्टे तो हो नहीं सकता, जब वो बीत रहा है तो स्टे नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू पास टाइम, जब वो जल्दी बीत रहा है तो डिफ़िकल्ट कैसे हो जाएगा। अ क्लॉक गोइंग वेरी फास्ट, यहाँ पे क्लॉक नहीं जा रही, समय जा रहा है, ठीक है, समय जल्दी व्यतीत हो रहा है, तो टाइम होना चाहिए था क्लॉक की जगह पे। टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, हाँ देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। चलिए फियर टू क्लोज स्केप, यानी कि जिसको बंद जगह से डर लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब होता है बंद या तंग स्थान जो होते हैं उससे डर लगना, जैसे कि लिफ्ट हो गई, छोटी सी जगह होती है, ठीक है, उसमें लोगों को, बहुत से लोगों को जो है डर लगता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू द गिवन ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा यहाँ पे जो है एंटोनियम बताना है, ठीक है, देखो अच्छा ऊपर, हाँ अब वैसे बच्चे कहेंगे तो है ही। चलिए देखिए यहाँ पे जो एग्रोफोबिया लिखा हुआ है, एग्रोफोबिया का मतलब होता है कि भीड़ से डर होता है, और एक्वा मतलब पानी होता है, पानी का फोबिया मतलब डर होता है, तो पानी से डर हो गया, ठीक है। और जो लास्ट में एक्रो, एक्रो मतलब होता है ऊंचाई, और फोबिया मतलब डर, तो ऊंचाई से डर, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी क्लस्ट्रोफोबिया बता ही दिया। जैसे क्लस्टर का मतलब भीड़ होता है, तो क्लस्ट्रो मतलब भीड़, वो क्या नाम, नहीं क्लस्टर, हाँ क्लस्टर मतलब तो भीड़ होता है, एक जैसे लोगों का समूह होता है वो। चलिए तो फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड का हमको यहाँ पे एंटोनियम बताना है, तो फ्रेंड मतलब तो मित्र है, आपको पता है कि वो मित्र होता है, ठीक। और इसका जो एंटोनियम बन जाएगा, चलिए कंपेनियन। कंपेनियन देखिए यहाँ पे फ्रेंड का अपोजिट नहीं हो सकता, मीनिंग लगभग लगभग वैसे होता है, लेकिन कंपेनियन जो है आपका शत्रु नहीं हो सकता। दोस्त का शत्रु मतलब मित्र का शत्रु होता है, तो कंपेनियन शत्रु नहीं होता है, लेकिन हाँ आपसे कंपटीशन करने वाला होता है, आपका एक तरीके से वो विरोधी कह सकते हैं उतने वे में, लेकिन विरोधी भी उतना नहीं है। पार्टनर तो आपका फ्रेंड के तरीके से हो जाएगा, हेल्पर भी आपका मतलब सहयोगी हो जाएगा। अब फोए, फोए मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, जो यहाँ पे हमको उसका क्या बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। तो देखो फोल, फोल मतलब क्या होता है, ये पालतू पक्षी के लिए बोला जाता है, क्या, पालतू, पालतू पक्षी के लिए बोला जाता है कि फोल मतलब पालतू पक्षी होता है। अब इसका जो सिनोनियम आ जाएगा तो वो देखिए, डर्टी गंदा, वर्ड पक्षी, मिस्टेक मतलब भूल, अनफेयर जो सही ना हो, तो यहाँ पे देखो फिर वर्ड ही आपको सबसे सुइटेबल मिल जाएगा, और कोई ऑप्शन इसके लिए सुइटेबल है नहीं। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, फिर एंटोनियम बताना है। चलिए एंटोनियम, क्लियर मतलब क्या होता है, साफ होता है, ठीक। एंटोनियम मतलब विलोम बताना है, याद रखिएगा। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक, क्लियर स्पष्ट होता है। अब इसका एंटोनियम यानी कि विलोम बताना है, तो धुंधला टाइप का कुछ हो जाना चाहिए। तो ब्लैक अंधेरा होता है, मर्की मतलब धुंधला होता है, वाइट मतलब सफ़ेद होता है, क्लीन मतलब साफ, तो स्पष्ट का धुंधला हो जाएगा, तो मर्की जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है धुंधला। चलिए 13 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट देम सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड।
चलिए, द लॉकडाउन्स हैज़ गिव many parents and grandparents the opportunity to share some of my nostalgic memory with her children and grandchildren. अच्छा, तो the lockdown has give many parents and grandparents the opportunity to share some of my nostalgic memory with their children and grandchildren. अच्छा, क्या था इसमें, करना क्या था, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन, उसको सब्स्टिट्यूट जो था उसका बताना था। चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लॉकडाउन्स, तो ये इसके आगे यस लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यस लगा हुआ है तो हैज़ तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे बस पहले ऑप्शन में आके यही ढूंढना है कि हैव किस में नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब आता है गिवन, हैव गिवन और हैव गिवन, दोनों में है, अभी दोनों सही हो सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, क्या था, मेनी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ देयर हो जाना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर, क्योंकि ये जो है ये पॉजेसिव डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सम ऑफ देयर हो जाएगा। नॉस्टैल्जिक मेमोरी विद देयर, देखिए फिर विद देयर आ गया, तो यहाँ पे सम ऑफ माई की जगह पे सम ऑफ देयर नॉस्टैल्जिक मेमोरी, हाँ तो देयर हो जाना चाहिए, तो सम ऑफ देयर हो जाएगा, ऑफ देयर। तो देखिए यहाँ पे ऑफ हर लिखा हुआ है लास्ट वाले में और ऑफ देयर, तो ऑफ देयर हो जाएगा, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब होता है, देखिए ईयर्स मतलब एक तरीके से कान के बारे में कहा गया, कान का काम क्या होता है, सुनना, तो बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक, क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो चलिए, नॉट बीइंग अलर्ट, जब ध्यान से सुनेगा तो वो अलर्ट तो हो ही जाएगा, इसमें नॉट लगा है तो इसलिए नहीं ले सकते। रेडी टू वेट, वेट का कोई मतलब नहीं है। ईगर टू लिसन, हाँ ईगर टू लिसन मतलब ध्यान से सुनना ही होता है, तो ये ले सकते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। अच्छा जी, सेलेक्ट एरर ढूंढना है, सीधी सी बात, एरर ढूंढना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ही हैज़ सेंट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ही हैज़ कीन सेट एन एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ का मुझे कुछ मिस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, कुछ प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी कि ही वॉज कीन टू सेट, हाँ कीन टू सेट निकल रहा है, तो क्या होगा, कीन टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा, जो एडजेक्टिव जो है वो कीन के पश्चात वर्ब को जो है वो इन्फिनाइटिव जो फॉर्म होती है, मतलब टू प्लस वर्ब, उसमें सेट बदल देगा, तो कीन के बाद टू लग जाएगा तो सेट उसकी जो है वो वर्ब बन जाएगी, तो यहाँ पे जो कीन टू सेट होना चाहिए। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, फिर ग्रामेटिकल एरर बताना है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम, तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव, अच्छा, इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। यहाँ पे देखिए, बाकी तो कहीं पे भी मुझे गलती नहीं लग रही है, लेकिन जब यहाँ पे हैज़ यूज होगा तो उसके आगे जो उसकी वर्ब यूज होती है वो थर्ड फॉर्म में यूज होती है। अगर जब वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज होगी तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ फैमिली। तो ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ के साथ में बिलीव्ड हो जाएगा, तो ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ फैमिलीज। चलिए फिर देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, अच्छा क्या आपको साउंड जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, तो देखो यू के लिए यहाँ पे भाई प्लूरल फॉर्म आ जाएगी, तो पास्ट में है तो डिड की जगह पे वर यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा वर यू, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर पहले आ जाएगा फिर यू आ जाएगा, वर यू डिस्टर्ब्ड, जो डिस्टर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी डिस्टर्ब, फिर बाय द साउंड हो जाएगा, तो देखिए वर यू डिस्टर्ब है तो गलत है, बाकी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिस्टर्ब्ड होना चाहिए था। डिड यू, डिड से नहीं वर से स्टार्ट होना चाहिए था, वाज से नहीं स्टार्ट होगा, लास्ट में ये वर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड, डिस्टर्ब बिल्कुल सही है।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स एंड नेम्ड P, Q, R and S. These 4 parts are not given in the proper order. Read the sentence and find out the which of the 4 alternatives is correct. अच्छा चलिए, यानी कि पहला पार्ट और छठा पार्ट दे रखा है और उसके बीच के पार्ट जो हैं वो सही ऑर्डर में नहीं लगे हैं, उसको सही ऑर्डर में लगाना है। चलिए, द किंग कॉल्ड डॉटर्स टू नो फ्रॉम देयर ओन लिप्स विच ऑफ देम लव्ड हिम बेस्ट। Goneril the eldest declared that she had loved her father more than words could give out. अच्छा, Regan the second daughter said that without the love of her father the found all joy dead. The word of Goneril delighted the king. Cordelia and said that she loved him according to her duty, neither more nor less. The king asked कोर्डेलिया टू मेंड हर स्पीच। अच्छा भाई, देखो इन सेंटेंस में क्या होता है कि आपको सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ से लेके आप 6 तक आए, आपने 6 तक देखा कि क्या करना है। एक सेकंड, इसके नीचे भी यही वाला होगा। हाँ, लगता तो वही वाला है, उसी टाइप से है। तो देखो, जब हमको ये पता है कि इसमें क्या करना है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, इसने क्या कहा था कि द किंग कॉल्ड डॉटर्स, उसने किंग जो था उसने अपने बच्चियों को बुलाया, नो फ्रॉम देयर ओन लिप्स विच ऑफ देम लव्ड हिम बेस्ट। ठीक, तो जो गोनोरिल थी द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी, डिक्लेयर दैट सी हैड लव्ड हर फादर मोर देन वर्ड कुड गिव हम, जो सबसे बड़ी थी उसके बारे में पहला आ जाएगा, तो ये पहला बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए, फिर देखो अभी हम लोग जोनोरिल की बात कर रहे थे, जोनोरिल की, तो देखो जोनोरिल वाला ही आ जाएगा। द वर्ड ऑफ जोनोरिल डिलाइट द किंग, तो ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद में कोर्डिला, फिर यहाँ पे रीगन द सेकंड डॉटर। अब देखो फर्स्ट डॉटर के बाद सेकंड डॉटर आएगी तो ये 3 नंबर हो जाएगा। चलिए फिर बचा कौन सा, ये एस बचा, तो एस की जगह पे चौथा आ जाएगा, तो यानी कि PRQS, ये पहला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू लुक अराउंड अस टुडे, दैट इज shattered by violence, the effect of which a word we will find continue influence us। अच्छा, if you look around us today, we will find, देखिए तो we will find पहला बन जाएगा। फिर उसके बाद में we will find a word that is settled by violence, the effort of which 3 4, ये लीजिए भाई आपके सामने ये मिल गया, तो SRPQ मिल जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो चलिए, सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर। उसने क्या किया, उसने पूछा, तो क्या हो जाएगा, जब उसने पूछा है तो सी आस्क्ड मी, फिर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हाउ जो है इज़ योर की जगह पे, तो क्योंकि उसने मुझसे पूछा तो अब मैं बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी हाउ माई फादर वॉज। ठीक, तो हाउ माई फादर वॉज ये सेकंड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ वर्ड हैव बीन डिलीटेड। अच्छा चलिए, खाली जगह वाली पार्ट आ गया, इसको भरना है। एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लानट हैज चेंज्ड और इज चेंजिंग, सम सच एज द प्री हिस्टोरिक। अच्छा देखते हैं नीचे क्या है, अच्छा इधर नहीं है, अगले पेज पे है, तो क्या हो जाएगा, सम सैम्पल्स हो जाना चाहिए कि स्पेसिमेंस हो जाना चाहिए या स्ट्रेन्स हो जाना चाहिए, स्पेसीज, तो सम सैम्पल्स हो जाना चाहिए दोस्तों, सम samples such as the prehistoric saber-toothed tiger died out। अच्छा देखते हैं भाई इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा, हैड, हैज़, हैव। तो दोस्तों ये तो प्रेजेंट में बात चल रही है, तो यहाँ पे सम आ गया है, तो सम नहीं था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ था, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी। प्री हिस्टोरिक
स्टेबो टाइगर डाइड आउट एंड सम आर, तो 23 में क्या आ जाएगा, सम एंड सम आर डाइंग आउट, एंड सम आर डाइंग आउट रेगुलरली, ग्रेजुअली, डिलीबरेटली या रैपिडली। दोस्तों ग्रेजुअली बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर अच्छा, ए एंड दी ओनली, यहाँ पे प्रीपोजिशन ही भरनी है, तो देखते हैं फिर क्या आ जाएगा। died out and some are dying out, something new species appear, the dog is species which man, तो यहाँ पे द डॉग इज अ स्पेसीज, तो डॉग इज आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन ही थी, तो ए एंड दी था और था, तो ए स्पेसीज, तो यहाँ पे चलिए आगे निशान लगा लेंगे बाद में, चलिए नहीं पहले लगा ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक्सपेंड, ड्राइव, इमर्ज या इवेलोप लिखा हुआ है। चलिए स्पीसीज विच मैन हैज़ कस्ड टू फ्रॉम द वॉल्फ, तो कस्ड टू, चलिए देखते हैं, कस्ड टू फ्रॉम द वॉल्फ, कस्ड टू फ्रॉम द वॉल्फ, तो कस्ड टू फ्रॉम द वॉल्फ, एक्सपेंड, ड्राइव या इमर्ज या इवेलोप, तो इवेलोप बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए इनके लिए आपको कुछ मीनिंग्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, इसीलिए देखिए मैं वोकैब सेक्शन करा रहा हूँ, आप लोग को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का जो है सामान्य ज्ञान का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इस सामान्य ज्ञान के जो पार्ट में अब देखिए कुछ जो लक्ष्मी जी हैं वो कहती हैं कि सर जी इसमें बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए लक्ष्मी जी ऐसा है कि ये जो आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है ये अभी आपको मॉडरेट और कठिन लग रहा है, बट मैम इस बार आपको कठिन ही मिलेगा और मॉडरेट टू हार्ड मिलेगा। उसका रीज़न है मॉडरेट टू हार्ड मिलेगा क्योंकि अगर आपको मॉडरेट टू हार्ड नहीं मिलता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप वो सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। क्या आपको 50 में 50 नंबर अगर बच्चा ले आता है तो वो कितने बच्चों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे? अगर सरल पेपर होगा तो बहुत से बच्चों के पूरे 50 में 50 आ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको जो है मतलब चूज़ करने के लिए तो यहाँ पे सही होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है, थोड़ा सा हार्ड उनको रखना भी मजबूरी है उनकी। चलिए सुमेलित कीजिए। अच्छा कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का ही है वो तो। और भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। तो अच्छा भरतनाट्यम नहीं, भरतनाट्यम अच्छा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। अच्छा मुझे लगा कि इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहे हैं। और मणिपुरी तो मणिपुरी का ही हो जाएगा। तो यानी कि 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, बस इतना चेंजेस है। चलिए तो देखते हैं क्या था। 1 का 1 था, 2 का 3 था, तो 2 का 2 ही है यहाँ पे, ये काट दीजिए। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही जो क्वेश्चन अगर हम लोग जब यूपी पीसीएल के लिए बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा था, अगर वहाँ पे बच्चा मुझसे ये अगर मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता तो इसका जवाब देने में उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों बूटिंग कहलाता है। जितनी देर वो अपना ये काम करता है उसी को बूटिंग कहा जाता है। चलिए फिर पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक है, कौन इसका लेखक है? देखिए बढ़िया पुस्तक है। चलिए तो इसके लेखक केसी पंत, MM खान या तरुण विजय या सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों ये MM खान है। ठीक है, ये MM खान जो थे वो जो भारतीय सूचना अधिकारी CBI के प्रवक्ता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के प्रिय प्रेस सचिव थे। इसीलिए इन्होंने जो है पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने ही लिखी थी। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब देखो USA का राष्ट्रीय खेल बहुत सरल है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसमें आपको गलती करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है और ना ही गलती होनी चाहिए और सही भी होना चाहिए। तो USA का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो USA का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो बेसबॉल है। क्रिकेट की तरह ही बैट होता है, बस इसमें गोल बैट होता है और इसके रूल तो काफ़ी चेंज होते हैं, लेकिन लगभग क्रिकेट की तरीके से ही इसमें भी गोल वाले बैट से मारना होता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो पहले
जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे? सीवी रमन, रवींद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो दोस्तों ये रवींद्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, मैंने इतना बता दिया। अब आप मुझे इनकी जो है वो रचना बताइएगा, ठीक है, कि इनको किस चीज़ के लिए, रचना नहीं, इनको किस चीज़ के लिए रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार किस जो है कह सकते हैं कि साहित्य के लिए मिला था, किस कौन से साहित्य का नाम क्या था, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वो लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोग कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो वीडियो देखते हो उसके बारे में आप लोग को खाली क्वेश्चन ही पढ़ आंसर देते हो या कुछ और भी पता होता है। तो 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनकी कौन सी साहित्य के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था, ये कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय उच्च अध्ययन जो संस्थान है वो शिमला में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश। चलिए, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर, ये अमरावती, मदुरै, बिलासपुर या मधुबनी। तो ये मदुरै को कहते हैं। ये पड़ता कहाँ है? ये दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। TN ये तमिलनाडु का कोड है, तो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इसमें जो प्राचीन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, पूर्व का एथेंस भी इसको ही कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसके लिए। और जो बहुत पुराना जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी आपको मदुरै में ही देखने को मिलेगा। चलिए, बांधों और उन राज्यों का मेल कीजिए जिनसे वे मतलब संबंधित हैं। चलिए, बांध लिखा हुआ है, फिर राज्य। अब देखिए यहाँ पे बांध लिखा हुआ है तुंगभद्रा, सामने लिखा है केरल लिखा हुआ है। फिर लोअर भवानी वो आंध्र प्रदेश, इडुक्की तमिलनाडु, नागार्जुन कर्नाटक। तो देखिए सबसे पहले तो तुंगभद्रा को आप मैच कर लीजिए, ये कर्नाटक से है, ठीक है। इसके आगे मैंने 4 लिख लिया, ठीक। फिर आपका जो आता है लोअर बांध, ये दोस्तों तमिलनाडु से है, तो ये इसके आगे मैंने 3 लिख लिया। अब आता है इडुक्की, तो इडुक्की तो आपको पता ही होगा कि ये केरल की परियोजना है, ठीक है। केरल जो है परियोजना मतलब इसी बांध पे बनी हुई, तो ये 1 नंबर आ गया। और 4 नंबर के सामने अब क्या बचा? नागार्जुन, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये किस पे हो जाएगा? ये 2 नंबर। तो 1 का 4, 2 का 3, देख लीजिए क्या है, 1 का 4 है, 1 का 4 है, काट दीजिए। अब 1 का 4 यहाँ पे मिल गया और 1 कहीं पे भी नहीं, तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 1 4 का 2। चलिए भाई, मैच हो गए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? मतलब पूछा गया है जो नीचे शासक दिए हैं, तो उनमें से किसके लिए ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया? क्योंकि देखो ब्राह्मण का मतलब एक बहुत ज्ञानी के लिए यूज किया जाता था। जब बहुत कोई ज्ञानी होता था तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खरवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या सुशर्मन। तो ये जो है ये गौतमीपुत्र कर्णी के लिए ब्राह्मण यूज हुआ है। ये क्या थे? जो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे, ये ब्राह्मणवाद जो था ये उसके संरक्षक थे, ठीक है। और ये सातवाहन राजवंश के ये 23वें शासक भी थे, ठीक है। इसीलिए इनको जो है ब्राह्मण भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 18 जुलाई 1872 को पारित किया गया। इसके आगे मैं डेट यहाँ लिख देता हूँ, 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1872 को पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो P तरंगे, ये L तरंगे हैं, ये S तरंगे हैं, ये रेल सतही तरंगे हैं। तो किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये होता है S तरंगों में। जो S तरंगे होती हैं ये P तरंगों के बाद में जो है, जो S तरंगे होती हैं वो P तरंगों के बाद पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि इन्हें द्वितीय तरंगे या कह सकते हैं गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। और ये क्या होता है? ये ठोस के माध्यम से ही गमन करती हैं। चलिए फिर FDI का पूछा गया है। पूर्ण रूप क्या होता है?
दोस्तों एफडीआई का पूर्ण रूप, बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपसे यहाँ पे। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन मतलब होता है विदेशी, और डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेशी। तो देखो इसमें संघीय विभाग निवेश काट दीजिए, वन विभाग निवेश काट दीजिए, संघीय विभाग की जांच पड़ताल वो भी काट दीजिए। अब आता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, विदेशी, फॉरेन, और निवेश जो है इन्वेस्टमेंट। तो ये चौथा आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन से एक तत्व को समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? चलिए, यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम या आयोडीन। तो इसने कहा है समस्थानिक, कौन सा तत्व का समस्थानिक जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट 60 होता है। क्या होता है? कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट का जो है एक कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसकी अर्धायु 5.2713 जो होती है वर्ष होती है। 5.2713 वर्ष होती है। चलिए, पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। पूना पैक्ट जब मतलब पूना समझौता हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये मैं सब कुछ बताता हूँ। देखो जो पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना समझौता भी जिसको कह सकते हैं, ये पूना समझौता एम के गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। ये हुआ कब था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। और इसी को पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। चलिए, फेरा, फेरा क्या है? फेरा की फुल फॉर्म जो है पूछी गई है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है। तो फॉरेन एक्सपोर्ट है, रेगुलेशन काट दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये लीजिए भाई, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ पे इसको जो है 1973 में संसद से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आ गया था। चलिए, फिर लिखा हुआ है कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सिनकोना की छाल होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पेड़ का कपड़ा, तो उससे प्राप्त होती है। छाल जो होती है उसके ऊपर का आवरण होता है। चलिए, फिर भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हार्वियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो जो हार्वियस कॉर्पस होता है इसका मतलब होता है कि जो बंदी है उसको प्रस्तुत करना है, जैसे पूर्ण रूप से मतलब उसको शारीरिक रूप से पूर्ण करना है। शरीर लेकर आओ, इसका मतलब होता है हार्वियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर लेकर आओ, ठीक है। तो प्रमाणित मतलब शरीर लेकर आओ, तो यह हो जाएगा कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को न्यायालय के सामने रखना, ठीक है, उपस्थित करना या लेकर आना, तो ये होता है। तो प्रमाणित किए जाने हैं तो क्या हो जाएगा? प्रमाणित किए जाने हेतु, ये भी हो सकता है। आपका अधिकार क्या है? हम आदेश देते हैं आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है। हाँ, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यही हो जाएगा। चलिए, फिर 43 देखते हैं। हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन लिखा हुआ है, मुनिवर दत्त उपाध्याय, महावीर त्यागी, राम मनोहर लोहिया। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा घोषित कराने के लिए जिनका जो सबसे ज़्यादा प्रयास था, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हीं ने जो है राजभाषा घोषित कराने में बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब इनका हाथ माना जाता है। चलिए, 44 नंबर। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, किसका नाम है? अफ्रीका में जो किलिमंजारो है ये किसका नाम है? तो ये जो किलिमंजारो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके आगे मैं लिखे देता हूँ सबसे ऊंचा, ठीक है। चलिए, फिर मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? जो मौसम शब्द है मानसून के अर्थ में किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, फारसी, संस्कृत या अरबी? तो जब
यहाँ से आप अंदाज़ा बहुत आसानी से लगा सकते हैं ये किसका है। तो दोस्तों ये अरबी का है। वही बोलते हैं क्या करती हो, वो आदमी को भी वो महिला बना देते हैं, तो उसी की है मौसम की मौसमी। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है। तो दोस्तों ये मेघालय ने हासिल कर लिया है। चलिए, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। चलिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य लक्ष्य घोषित करना के लिए मतलब लक्ष्य बनाया है। तो ये 2025 तक के लिए बनाया गया है। चलिए, फिर 49 नंबर देखिए, कुश्ती महासंघ के कामकाज की देख रेख के लिए किसकी अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया है। तो योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, अनुराग ठाकुर या साक्षी मलिक। तो दोस्तों ये मैरी कॉम की अध्यक्षता में ये काम किया गया। कुश्ती महासंघ के कामकाज की देख रेख के लिए किसकी अध्यक्षता, यानी कि मैरी कॉम की अध्यक्षता में ये काम किया गया है। चलिए, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह योजना शुरू की गई है। चलिए, पड़ोसी देश की गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए, या उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए। तो ये उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये सुविधा दी गई है। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन थे वो देखिए यहीं पे समाप्त होते हैं। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं चैनल पे, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।